हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिकली यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। तो यदि अभी तक आप एक न्यू लर्नर्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सब ने यूट्यूब पर लगे इस थंबनेल को देखा ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आज का सेशन है और जो आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी और क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, ठीक है। जो चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, अर्थात सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। और इस क्लास को आप बाईलिंगुअल अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि ये हेल्पफुल करेगा सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्योंकि ये जो एनसीईआरटी बुक होता है ये मूल स्रोत होता है, ठीक है। और यहीं से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बट अधिक से अधिक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। और एक बात और, जब हम क्लास 6 में थे तो हमने भी पढ़े थे और आपने भी पढ़े होंगे उस समय, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का उस समय समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हम आपको बतला रहे हैं यदि आपका ज्योग्राफी में वीक है यानी कमज़ोर है, ज्योग्राफी में आप कमज़ोर है तो आप क्लास 6 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप बहुत सी बेसिक्स टॉपिक्स आप सीखेंगे, ठीक है, जो आगे चलकर आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप एक बड़े से बड़े घर का आप निर्माण करते हैं तो उसके पहले आप उसको बेस अर्थात एक कुर्सी देना पड़ता है उस घर को मजबूती देने के लिए, ठीक है। ठीक इसी तरह आपका क्लास 6 से लेकर 10th और 12th तक एक बेसिक्स है, आपको यहाँ आना चाहिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको बेसिक्स कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट में आपका उसका बेसिक्स कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यदि आप इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और एक बात और, जब इस क्लास को आप लोग देखिएगा और इस क्लास का जब एंड होगा तो इसका MCQ क्वेश्चन अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड किया जा चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और वो क्लास 6 का मतलब पूरे चैप्टर का उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस क्लास को देखकर इसका एक ही चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, नहीं तो आप पूरा क्लास को पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप एक बार बैठकर और पूरे चैप्टर का MCQ क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। दोनों में कोई एक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 है सौर मंडल में पृथ्वी, अर्थात द अर्थ इन द सोलर सिस्टम्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बाईलिंगुअल में पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ आपके एनसीईआरटी आपसे बोल रहा है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है और आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। जब सूर्यास्त होता है तो जब आसमान में आप देखेंगे तो पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, ठीक है। और संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, ठीक है। तो बाद में जैसे ही सूर्यास्त होता है और जैसे ही समय आगे बढ़ता है तो इनकी संख्या बढ़ जाता है, ठीक है। और आप उसकी गणना भी नहीं कर सकते, ठीक है। जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं।
जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, खूब मतलब दिखने में चमकीले प्रतीत होते हैं, और कुछ धुंधले, हल्का हल्का दिखलाई देता है, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है, मानो आकाश में हीरे जड़े हों। और इनमें से कुछ की टिमटिमाहट प्रतीत होता है, और कुछ टिमटिमाते हुए मतलब दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। लेकिन आप बढ़िया से यदि आपको उसको देखेंगे पूरा कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है, तो आप पाएंगे कि सबकी टिमटिमाहट एक जैसा नहीं है, कुछ की टिमटिमाहट आपको अलग दिखाई देगा, ठीक है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अन्य से अलग होता है, जिनका टिमटिमाहट, ठीक है, उनके बारे में बोला जा रहा है कि ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, ठीक है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, ठीक है, और यह लगभग अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं। तो जो अभी जिन चमकीले वस्तुओं के बारे में आपने पढ़ा और जिनके बारे में आप अभी पढ़े हैं, ठीक है, उनके साथ आप लगभग प्रतिदिन आप चंद्रमा को भी देखते हैं, ठीक है, और यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का होता है। लाइक पूर्णिमा का दिन आपको अलग देखने को मिलेगा, और ठीक है, और अमावस्या के दिन आपको अलग देखने को मिलेगा। तो यही बोला जा रहा है कि ये अलग अलग तथा अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं। आप पूर्ण चंद्र को अर्थात पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है, ठीक है। आप पूर्ण चंद्रमा को और पूर्ण चंद्रमा को इंग्लिश में फुल मून बोला जाता है, ठीक है। तो आप फुल मून को एक महीने में केवल आप एक बार ही देख सकते हैं, और इससे क्या, इसको पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, और इसके 15 दिन बाद आप नहीं देख सकते, और यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। उस 15 दिन के बाद में नए चंद्रमा की रात होती है, या उसे अमावस्या हम लोग बोल सकते हैं, अमावस्या बोला जाता है, ठीक है। और ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक में हमने इसको हिंदी में पढ़ा है, देन अब हम लोग इसको इंग्लिश में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ये क्लास है बाइलिंगुअल है, ठीक है। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। तो वही बोल रहा है कि सनसेट के बाद में स्काई अर्थात आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। once I will first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you will see the number increasing. You cannot count them anymore. ठीक है, तो जब सनसेट होता है और जैसे जैसे समय आगे में बढ़ते हैं, तो इसके बाद में आप उस डॉट्स को, ठीक है, आप काउंट नहीं कर सकते हैं, और उसकी संख्या बढ़ते जाता है, ठीक है। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। तो आपका होल स्काई है, पूरे स्काई एक टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाते हैं, ठीक है। सम आर ब्राइट अदर्स डिम। इट सीम एज इफ द स्काई इज शटेड विथ डायमंड्स, ठीक है। तो ये डायमंड्स की तरह प्रतीत होता है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकिंग, और ये सब टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुल यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकिंग एज अदर्स। बट आप सभी का टिमटिमाहट आप एक जैसे पर देख नहीं सकते, आपको किसी का टिमटिमाहट आपको दूसरे से अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। दे सिंपली ग्लो विथाउट एनी फ्लिंकर जस्ट एज द मून शाइन्स, ठीक है। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes and different position. तो यहाँ मून के बारे में बोला जा रहा है। Along with the bright object, you may also see the moon. तो जो वो डॉट्स होता है जो चमकता है, ठीक है, उसके साथ आप प्रत्येक दिन आप चंद्रमा को देखते हैं, ठीक है।
तो इट में हाउ एवर अपीयर डिफरेंट टाइम्स, तो ये मतलब प्रत्येक समय अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप के दिखाई देते हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट पोजीशन में भी दिखाई देते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट 1 मंथ, आप फुल मून को, ठीक है, अर्थात पूर्ण चंद्र को आप महीने में एक बार ही देख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, तो इस फुल मून वाली रात को, ठीक है, पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है, और अब फुल नाइट लेटर यू कैन नॉट सी एट ऑल, ठीक है। इट इज़ ए न्यू मून नाइट और अमावस्या, ठीक है। तो फुल मून के बाद या और उसके 15 दिन के बाद से आप उसको नहीं देख सकते हैं, और उसके बाद में अमावस्या होता है, ठीक है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो यही आपसे आपका एनसीईआरटी बुक्स पूछ रहा है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि आप दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। तो हम चंद्रमा और उन छोटी चमकीली वस्तुओं को इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि दिन के समय में सूर्य के जो प्रकाश आता है वो रात के समय जो चंद्रमा और उन छोटी छोटी जो वस्तुएं होते हैं उनके चमक और प्रकाश से कई गुना ज़्यादा सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, और इसी कारण हम उनको नहीं देख पाते हैं, ठीक है, दिन में हमको नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, ठीक है, जो रात के समय आसमान में चमकते हैं उसे खगोलीय पिंड बोलते हैं, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकते हैं उसे खगोलीय पिंड बोलते हैं। तो यही यहाँ पर दे रहा है, डू यू वंडर हाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम? इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑल देज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। The sun, the moon, all those objects shining in the night sky are called celestial body। तो सन, ठीक है, मून और सारे ऑब्जेक्ट को जो रात में चमकते हैं, ठीक है, उसको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड जिसको इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, ठीक है, वो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ठीक है, और ये गैसों से बने होते हैं, ठीक है, और इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, ठीक है। अच्छा, सेलेस्टियल बॉडी किसको बोला जाता है अर्थात खगोलीय पिंड? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, ठीक है, इन सभी को खगोलीय पिंड बोला जाता है, ठीक है। तो वहीं बोला जा रहा है कुछ खगोलीय पिंड जो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है बड़े आकार वाले, ठीक है। तो कुछ खगोलीय पिंड जो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, एक गैसों से बने होते हैं तथा इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। तो जो आपका सूर्य है, ठीक है, ये बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म होते हैं, और बेसिकली ये सूर्य जो है गैसों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, और इनके पास ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, ठीक है, जिससे वे बहुत मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इसी कारण तो हम लोग रात के समय में मतलब दिन के समय में चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, वो चंद्रमा के प्रकाश से, और एक बात तो कहूँ तो चंद्रमा का तो खुद को प्रकाश ही नहीं है, वो तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो आप कैसे देख सकते हैं? और जो सूर्य है ये भी एक तारा ही है, ठीक है। some celestial body are very big and hot। तो कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो होते हैं वो वेरी बिग होते हैं और हॉट होते हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेज, और ये गैसेज से मिलकर बने होते हैं। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, और इनके पास अपनी हीट, ठीक है, और लाइट होते हैं, अर्थात अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, विच दे
emit in large amounts, these celestial bodies are called star। ठीक है, तो इन सेलेस्टियल बॉडी को स्टार्स कहते हैं। ठीक है, और द सन इज अ स्टार, और बेसिकली जो आपका सन है वो एक स्टार ही है। ठीक है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूरज के समान ही हैं। ठीक है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूरज के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा एवं प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तथा वे अत्यंत छोटी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो जो तारा है अर्थात स्टार है, ठीक है, वो सूरज के समान ही है। ठीक है, लेकिन वो हमसे छोटा क्यों दिखलाई पड़ते हैं? क्योंकि वे हमसे बहुत अधिक दूर है, इसी कारण वे हम उनकी उष्मा एवं प्रकाश को नहीं महसूस कर पाते हैं और वे छोटा भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से दिखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। तो आप अवश्य ही देखेंगे, जैसे कि आप हवाई जहाज़ को जब आसमान में आप लोग देखते हैं उड़ते हुए, ठीक है, तो वो बहुत छोटा प्रतीत होता है हमको देखने में, लेकिन जैसे ही जब भी आप वो पृथ्वी पर लैंड करता है, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि उसका आकार काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं ही बोल रहा है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है, और ये रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं, और ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, और आर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ठीक है, तो आर्सा मेजर और बिग बियर, ठीक है, एक नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। ठीक है, और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन है? तो सप्तऋषि है। ठीक है, यह 7 तारों का जो सप्तऋषि है, ठीक है, जिसको आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इन 7 तारों का बेसिकली जो सप्तऋषि है एक 7 तारों का समूह है। ठीक है, जो कि नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग है। जो नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर है उसका ही एक भाग है कौन? सप्तऋषि, जिसको 7 तारों का समूह बोला जाता है। ठीक है, Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so teeny because they are very far from us। तो जो यही बोला जा रहा है, जो तारा है, ठीक है, वो हमसे काफ़ी दूर है। ठीक है, इसीलिए हम उसको उसके उष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और वो छोटा भी दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक सिमिलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो वहीं आप बोल रहा है कि आपको प्रतीत हुआ होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपसे बहुत दूर होता है तो वो डिफरेंट प्रकार का लगता है। ठीक है, यानी वो छोटा दिखाई देता है। ठीक है, जैसे और वो ऊपर नीचे आता है तो बड़ा दिखाई देता है। जैसे कि हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट्स इज फ्लाइंग। जब एरोप्लेन उड़ रहा होता है तो कितना छोटा दिखलाई देता है। ठीक है, एट अ ग्रेट हाइट। ठीक है, जब वो ऊंचाई पर होता है। ठीक है, हाइल वाचिंग द नाइट स्काई यू may notice various pattern formed by different groups of stars। तो आप रात में आप देखे होंगे कि आप रात में यदि देखते होंगे तो आपको प्रतीत होगा कि कई तारे एक समूह में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। आर्सा मेजर, ठीक है, और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। ठीक है, और सप्तऋषि है 7 ग्रुप वाला स्टार्स है। ठीक है, दैट फॉर्म पार्ट ऑफ आर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। तो वही बोल रहा है
जो आर्सा मेजर है, ठीक है, ये बहुत आसानी से आर्सा मेजर आर बिग बियर सच एज कंस्टेलेशन ऑन द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला कॉन्स्टेलेशंस अर्थात नक्षत्र मंडल है, ठीक है। और जो यहाँ पर सप्तऋषि के बारे में बोल रहा है, 7 तारों का 7 स्टार्स का एक ग्रुप है, ठीक है, और ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है, ठीक है। और बेसिकली जो है एक आर्सा मेजर का पार्ट है, एक आर्सा मेजर का ही भाग है, ठीक है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारे की सहायता से करते थे, ठीक है। जो प्राचीन समय था, आज डिफरेंट प्रकार के टूल एंड टेक्निक्स आ गया है किसी भी तरह का कोई भी चीज़ के पता करने के लिए, ठीक है। लेकिन पहले उतना साधन नहीं था और उतना हम विकसित भी नहीं थे, और हम क्या पूरा विश्व भी विकसित नहीं हुआ था। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जो उत्तरी तारा था, ठीक है, वो उत्तर दिशा को बतलाता था, ठीक है, और इसे ध्रुव तारा बोला जाता था, ठीक है। उत्तरी तारा को जो उत्तर दिशा को बतलाता था, ठीक है, इसे ध्रुव तारा बोला जाता था, ठीक है। और यहाँ आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर आता था, यहाँ आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर आता था। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारे को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचे जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करते हैं। तो जैसे आप चित्र 1.1 में आप देख रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची है जो कि स्काई आसमान में दिख रहा है, ठीक है। तो यही बोल रहा है आप जो ये संकेतक तारा है इसको आपस में मिला है तो ये ध्रुव तारे की तरफ इंगित करता है। जैसे इन सबको आगे मिला है, ठीक है। आप इसको तो आगे नहीं मिला सकते क्योंकि जैसे सब नहीं मिल रहा है, लेकिन देखिए ये तारा ये सब आपस में मिल जा रहा है। तो जो यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये ध्रुव तारा, ठीक है, उत्तर की तरफ इंगित कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको ध्रुव तारा बोल सकते हैं आप, ठीक है। और ये उत्तर की तरफ इंगित कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ से लेकर इसको ऐसे मिलाइएगा इन तारों को लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये ध्रुव तारा की तरफ इंगित कर रहा है, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विथ द हेल्प ऑफ स्टार्स। तो यही बोल रहा है एंशिएंट टाइम में, अर्थात प्राचीन काल में लोग कैसे पता लगाते थे, दिशा का निर्धारण में कैसे पता लगाते थे, तो वो डायरेक्शन का डिटरमाइन कैसे करते थे ड्यूरिंग द नाइट में कैसे डिटरमाइन करते थे, तो वो स्टार्स की मदद से द हेल्प ऑफ स्टार्स की मदद से वो दिशा का बारे में पता करते थे, ठीक है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ स्टार होता था, ठीक है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट्स करता था, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, ठीक है। तो इसको ध्रुव तारा बोला जाता था, ठीक है। इट always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि, ठीक है। Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line, ठीक है, is drawn joining the pointer star and extend the further, it is will point to the pole star। तो वहीं बोल रहा है एक इमेजिनरी लाइन को खींचा जाए, जैसे यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींचा जा रहा है, और बेसिकली आप कहीं भी नहीं इसको खींच सकते, आप जैसे जैसे तारा आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार आपको खींचना पड़ेगा, ठीक है। और इसको आप बढ़ाते जाएंगे तो आप यहाँ पर सबसे आगे आप नॉर्थ स्टार्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि खगोलीय पिंड किसे बोलते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि खगोलीय पिंड
सूर्य, तारा तथा वे सभी वस्तुएं, सूर्य, चंद्रमा, तारा, वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकते हैं उसे खगोलीय पिंड अर्थात सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है कुछ खगोलीय पिंड, तो सारे कोनो खगोलीय पिंड बोल रहे थे, सेलेस्टियल बॉडी बोल रहे थे। अब यहाँ पर बोल रहा है कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन खगोलीय पिंड में, ठीक है, सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है, ठीक है, चंद्रमा भी एक खगोलीय पिंड है, तो कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, ठीक है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लानेट कहते हैं, ठीक है, और ग्रीक भाषा प्लेनेटाई से बना है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यहाँ एक ग्रह है और यह अपनी संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो पृथ्वी के बारे में बोला जा रहा है, पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं, ठीक है, और ये संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? सूर्य है। ठीक है, और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही प्रतीत होगा। तो जो जैसे चंद्रमा क्या है, एक पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, तो पृथ्वी को मतलब पृथ्वी को देखने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, तो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे आप चंद्रमा पर चले जाइए और पृथ्वी को देखिए, ठीक है, तो ये आपको चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगा। ठीक है, सोम सेलेस्टियल बॉडी Some celestial body do not have their own heat and light। ठीक है, तो वो यहीं पे बोल रहा है कि some celestial body, कुछ जो celestial bodies है उनके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है। ठीक है, they are lit by the light of the stars। ठीक है, such as bodies are called planets। और जिनके पास मतलब लाइट और हीट नहीं रहता है, ठीक है, उनको प्लानेट बोलते हैं। ठीक है, द वर्ड प्लानेट, जो प्लानेट शब्द है, कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई। तो ये प्लानेट जो शब्द है, प्लानेट वर्ड है, कहाँ से आया है? तो एक ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई से आया हुआ है। ठीक है, विच मीन्स वंडर्स द अर्थ ऑन विच वी लिव्स इज ए प्लानेट। ठीक है, it gets all its heat and lights from the sun, which is our nearest star. If you look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to the shining just as the moon। आसमान में देखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के समान 7 अनेक ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं और उनमें से कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी होता है। तो ठीक वहीं यहाँ पर बताया जा रहा है जो चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। ठीक है, बेसिकली ये पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, और ये हमारा पृथ्वी का सहचर है, क्योंकि ये हमारा जिस तरह मतलब जो पृथ्वी है वो सन की चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, उसी तरह जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, और हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। ठीक है, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और उनमें से कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी होते हैं। ठीक है, सबके पास नहीं होता है चंद्रमा। ठीक है, कुछ ही के पास होता है, और पृथ्वी के पास है जिसको चंद्रमा बोलते हैं। ठीक है, और अब हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
The moon that we see in the sky, it is a satellite. The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it like our earth. There are seven planets that gets heat and light from the sun. Some of them have their moons too. तो 10 सोलर सिस्टम के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सौर मंडल, ध्यान दीजिएगा कि सौर मंडल में क्या क्या आता है, ठीक है। सूर्य, ठीक है, 8 ग्रह, सूर्य, ठीक है, और 8 ग्रह है, ठीक है। हमारे पृथ्वी के अलावा और 7 ग्रह और पृथ्वी के मिलाकर 8 ग्रह, ठीक है। तो वहीं बोला जा रहा है सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कौन, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड, तो कौन सा खगोलीय पिंड? क्षुद्र ग्रह, ठीक है। क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और इन सबको एक सौर परिवार का नाम देते हैं, ठीक है, जिसका मुखिया सूर्य होता है। और इन सब का मुखिया, सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? तो सूर्य होता है। तो वहीं बोला जा रहा है द सन, 8 planets, सैटेलाइट, ठीक है, सम अदर सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, नॉन एज एस्टेरॉइड्स, मेटियोरॉइड्स, ठीक है, फ्रॉम द सोलर सिस्टम, वी ऑफ्टन कॉल इट इन सोलर फैमिली। तो इन सबको एक सोलर फैमिली बोला जाता है, ठीक है। विद द सन इज ए इट्स हेड, और ये जो सन है इन सब का हेड होता है, ठीक है, पूरे फैमिली का ये हेड होता है, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग सन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही जो आपका क्लास 6 है, ठीक है, इसमें बहुत बेसिक बातें दिया गया है और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स का बेसिक्स बात भी, बेसिक्स टॉपिक भी मालूम नहीं रहता है, ठीक है। सूर्य तो सब लोग जानता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर का बेसिक्स टॉपिक्स बहुत से स्टूडेंट्स का मालूम नहीं होता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। जो सूर्य है, ठीक है, वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। पूरा जो सौर मंडल है, ठीक है, उसके केंद्र में स्थित है कौन? तो सूर्य है, ठीक है। अच्छा, जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में तभी आएगा जब आपको इसका एक इमेज आपको दिमाग में बनेगा, ठीक है। पढ़ते वक्त इमेज बनना चाहिए। जैसे हमने बोला सूर्य, ठीक है, तो सूर्य का आपका, सूर्य आप देखते हैं कि नहीं, उसका इमेज आपको दिमाग में आना चाहिए। सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। तो अभी हमने बतलाया कि सौर मंडल किसे कहते हैं। तो सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ठीक है, इन सबको सौर मंडल कहता है। इन सब का इमेज आपको दिमाग में बनना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा और ये लॉन्ग टाइम के लिए भी आपको याद रहेगा। तो यही बोल रहा है सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। तो यह बहुत अधिक बड़ा है और एक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रहता है। इसका जो खिंचाव बल होता है इस पूरे सौर मंडल को बांधे रहता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। केवल सूर्य ही है जो सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य से ही उनका प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त होता है। जो भी चंद्रमा आप देखते हैं और पृथ्वी देखते हैं, ये सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य को हम बोलते हैं कि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, ठीक है, लेकिन ये इतना नज़दीक होते हुए भी ये हमसे बहुत दूर है, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। द सन इज इन द
द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये बहुत बड़ा है, ठीक है, और काफ़ी मतलब गर्म गैसों से बना है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे पूरे सोलर सिस्टम को बांधे रहता है, ठीक है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सन है वे सोलर सिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स है, ठीक है, हीट और लाइट के लिए, ठीक है। बट दैट ट्रीमेंडस हीट इज नॉट फील्ड सच मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, ठीक है, इट इज फार अवे फ्रॉम अस। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अब प्लैनेट्स अर्थात ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रह, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है, ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार। अच्छा, एक क्रम को याद कीजिएगा, बड़े बड़े एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है, ठीक है। क्रम पूछा जाता है कि सही क्रम बतलाइए, सूर्य की दूरी के अनुसार इनका सही क्रम बतलाइए। तो एक इनका क्रम आपको याद रखना है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है, ठीक है, और सूर्य की दूरी के अनुसार वे है बुध। सबसे पहले बुध आएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में शुक्र आएगा। जो बुध है ये सबसे सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है कौन? बुध है, ठीक है। सबसे पहले बुध आएगा, ठीक है। उसके बाद में शुक्र आएगा, उसके बाद में पृथ्वी आएगा। दूरी के अनुसार आप लोग मान लें, पृथ्वी के बारे में आप लोग याद रखिए कि ये बुध और शुक्र के बाद आता है, ठीक है। उसके बाद में मंगल आएगा, ठीक है, बृहस्पति आएगा, शनि आएगा, यूरेनस आएगा और नेपच्यून आएगा। तो ये 8 ग्रह हैं, ठीक है। और इनको याद करने के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में एक ट्रिक दिया गया है, ठीक है। इसको अभी हम बतलाते हैं, ठीक है। इसको बतलाएंगे अभी हम जस्ट, ठीक है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सौर मंडल के 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्तकार में फैले हुए हैं, ठीक है। जो सौर मंडल है, ठीक है, और जो सौर मंडल में 8 ग्रह है, ये निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वो एक निश्चित फिक्स पथ है, ठीक है, उन पर चक्कर लगाते हैं। और इस रास्ते को, यह रास्ते क्या है? दीर्घ वृत्तकार है। वृत्तकार नहीं है, दीर्घ वृत्तकार है। एक कक्षा कहलाते हैं, ठीक है, ये एक कक्षा कहलाते हैं, ठीक है। जो बुध है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, ठीक है। वो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगता है। बुध को अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान होने के अनुसार होने के कारण सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। There are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are मरकरी, ठीक है। मरकरी बुध को बारे में मरकरी मतलब बुध को बोला जा रहा है, ठीक है। वेनस शुक्र को, अर्थ, ठीक है, जो हमारा पृथ्वी है, मार्स, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ठीक है, एंड नेपच्यून, ठीक है। तो इनको आपके एनसीईआरटी में इनको याद करने का एक ट्रिक दिया गया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर, ठीक है, जस्ट सर्व अस नॉट्स, ठीक है। तो इसको कैसे याद आप लोग कीजिएगा? माई, तो माई से हो गया मरकरी अर्थात बुध, ठीक है। भेरी, तो भेरी से हो गया आपका वेनस, ठीक है। शुक्र हो गया, ठीक है। हाँ, एफिशिएंट से हो गया अर्थ, ठीक है, जो आपका पृथ्वी है, ठीक है।
अब मदर, मदर से हो गया मार्स, ठीक है। और जस्ट, जस्ट से हो गया जुपिटर, ठीक है। सब, सब से हो गया एस्टर्न ठीक है। ऑस से हो गया यूरेनस, ठीक है। और नॉर्थ से हो गया नेपच्यून। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन फिक्स पैथ। तो जो सौर मंडल के जो 8 प्लानट्स हैं, 8 प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम, ये मूव करता है, ठीक है, एक फिक्स पैथ पर। वो फिक्स पैथ है, ठीक है। और उसको क्या बोला जाता है, और वो फिक्स पैथ किस प्रकार का है, तो वो इलोंगेटेड है, ठीक है। वो दीर्घ वृत्तकार है, वृत्तकार नहीं है। देखिए एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए वृत्तकार भी ऑप्शन देगा, ठीक है। लेकिन जो ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वे दीर्घ वृत्तकार पथ पर अर्थात इलोंगेटेड पैथ पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। और जिस पैथ पर चक्कर लगाते हैं उसको ऑर्बिट बोला जाता है, ठीक है, यानी कक्षा बोला जाता है, ठीक है। मरकरी इज नियरेस्ट द सन, जो मरकरी है, ठीक है, जो बुध है, ये सन के नियर का ग्रह है, ठीक है। इट टेक ओनली अबाउट 80 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। तो जो मरकरी है, ठीक है, जो बुध है, ठीक है, इस सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, ठीक है, ठीक है, केवल 88 दिन लेता है, ठीक है। टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, ये अपने ऑर्बिट पर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। वेनस इज considered as a Earth's twin because its size and shapes are very much similar to that of the Earth। तो जो वेनस है अर्थात शुक्र है, इसको कंसीडर किया जाता है कि अर्थ ट्विन, अर्थ के ट्विन की तरह इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। बिकॉज इट्स साइज एंड शेप्स आर वेरी मच सिमिलर टू दैट द अर्थ। तो इसका साइज है और शेप है, ठीक है, अर्थ के शेप की तरह सिमिलर अर्थात प्रतीत होता है, ठीक है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, ठीक है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपने उनकी बैठक कब हुई थी, अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, ठीक है, कुछ समय खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे यूवी 313 और सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इनको बौने ग्रह कहा जाता है, प्लूटो ग्रह, ठीक है, इनको बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड एज ए प्लैनेट, ठीक है। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, और डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसे सेरस 203 यूवी 313, ठीक है, डिस्कवर इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स, ठीक है। अब पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं उस पृथ्वी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जैसा कि हमने पहले अभी आपको बताया था, क्योंकि जो बुध है वो सबसे नज़दीक है, उसके बाद में शुक्र आता है, ठीक है, देन उसके बाद में पृथ्वी आता है। तो सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और आकार का बात किया जाए, ठीक है, आकार यानी शेप के अनुसार बात किया जाए तो ये पांचवा ग्रह होगा, ठीक है। तो आपको दूरी के अनुसार सबको आपको नहीं, 8 ग्रह है, उन 8 ग्रह के बारे में आपको उतना नहीं, आपको पृथ्वी के बारे में याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हम इस पे रहते हैं और इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ ध्रुवों के पास जो पृथ्वी है, यहाँ ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। जो पृथ्वी का ध्रुव होता है जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तर में उत्तरी ध्रुव बोला जाता है और दक्षिण को दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। तो वहीं बोला जाता है कि ध्रुवों के पास यानी उत्तर और नीचे यानी दक्षिण, नॉर्थ पोल और साउथ पोल,
दोनों दोनों के पास से थोड़ी चपटी है, दोनों ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, और यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। इसी चपटी होने के कारण इसे भूभाग कहा जाता है, और भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, एक बात आप लोग जान लीजिएगा, जो पृथ्वी है ये पूर्ण गोलाकार नहीं है। ठीक है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि अब पृथ्वी पूर्ण गोलाकार है, तो पृथ्वी पूर्ण गोलाकार नहीं है। ये अपने दोनों ध्रुवों की तरफ अर्थात नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों तरफ, ये यहाँ पर तो नहीं लिखा है लेकिन आगे के चैप्टर में आप जब पढ़िएगा तो ये 23.5 डिग्री, ठीक है, ये 23.5 डिग्री, ठीक है, अपने दोनों ध्रुवों की तरफ झुकी हुई अवस्था में, ठीक है। तो हमारा जो पृथ्वी है पूर्ण गोलाकार नहीं है, इस अपने ध्रुव की तरफ थोड़ी चपटी हुई है। ठीक है, तो ये याद रखना है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। ठीक है, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, और इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर यहाँ जीवन के लिए वो सभी मूलभूत वस्तुएं और वो मूलभूत तत्व यहाँ पर उपस्थित है जो जीने के लिए आवश्यक है। अब मिलाइए, यदि पृथ्वी पर पानी ना हो, ठीक है, पानी ना हो, वायु ना हो, तो क्या आदमी जी सकता है क्या, या कोई भी जीव जंतु जी सकता है कोई, या फिर पौधे जी सकता है, कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो केवल पृथ्वी है, ठीक है, जहाँ पर जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। अंतरिक्ष से जब आप अपने पृथ्वी को देखिएगा तो यह नीला रंग की दिखाई पड़ता है, और ये नीला रंग का क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। अब हम लोग चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानिट टू द सन। द सन से जो हमारा अर्थ है ये थर्ड नियरेस्ट प्लानिट है। ठीक है, इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लानिट, और साइज के अनुसार ये 5th लार्जेस्ट प्लानिट है। कौन, तो अर्थ। ठीक है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेनेड एट द पोल्स, that is high, its shape is described as a geoid. Geoid means an earth-like shape. Condition favorable to support life are probably found only on the earth. तो जो जीवन जीने के लिए जो कंडीशन होता है, ठीक है, वो केवल अर्थ पर ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। तो जो अर्थ है ना ही मतलब गर्म है, अधिक गर्म है, और ना ही अधिक कोल्ड अर्थात ठंड है। इट इज हैज वाटर एंड एयर, यहाँ वाटर और एयर है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जो वाटर और एयर है वे हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल है। ठीक है, दे आर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, और जो हमारे लाइफ को सपोर्टिंग करने वाले जो गैस होता है वो यहाँ पे ऑक्सीजन महत्व उपलब्ध है। ठीक है, बिकॉज ऑफ देज रीजन्स द अर्थ इज ए यूनिक प्लानिट इन द सोलर सिस्टम, और यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होने के कारण ही, और ये सारे संभावनाएं, ये सारे महत्वपूर्ण तत्व उपस्थित होने के कारण ही अर्थ को यूनिक प्लानेट बोला जाता है। ठीक है, इन द सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ को यूनिक प्लानेट बोला जाता है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, इट इज द देयरफॉर कॉल्ड द ब्लू प्लानेट। तो इसका जो
हमें अर्थ जो है वो होता है ये अपीयर होता है ब्लू की तरह। तो ब्लू की तरह क्यों अपीयर होता है? क्योंकि इसका जो पृथ्वी है इसका 2/3 सरफेस, ठीक है, ये वाटर से कवर है, ठीक है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट, ठीक है, बोला जाता है। अब मून के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, ठीक है, और वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ठीक है। जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी की व्यास के केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। तो जो चंद्रमा है ये हमको इतना बड़ा क्यों दिखलाई देता है? क्योंकि ये हमें काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर उपग्रह के बारे में बोला जा रहा है। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है, ठीक है। उपग्रह क्या है? तो एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये बात को हमने पहले ही आपको बता दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है मानव निर्मित उपग्रह, ठीक है। तो यह एक कृत्रिम पिंड है, ठीक है। यहाँ वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, ठीक है। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, ठीक है। तो इससे मानव निर्मित उपग्रह को रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, ठीक है, एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे एनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। जो चंद्रमा है, ठीक है, जो यहाँ की परिस्थिति है चंद्रमा की, वे जीवन जीने के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जो पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं इनसे चंद्रमा पर छाया बनते हैं, ठीक है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर दिया जा रहा है द मून moves around the earth in about take exactly the same time to complete one spin. As result, only one side of the moon is visible to us on the earth. The moon does not have condition favorable for life. तो जो मून है यहाँ पर जो कंडीशन होता है जीवन जीने के लिए, लाइफ के लिए जो कंडीशन होता है यहाँ पर वे अच्छा नहीं है, वे हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है। इट हैज़ माउंटेन्स, यहाँ पर क्या है? तो माउंटेन है, प्लेन है एंड डिप्रेशंस है, ठीक है, ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। देज कास्ट शेडो ऑन द मून, और ये जो जिस प्रकार मतलब जो चंद्रमा का शेप है, ठीक है, और गड्ढे उड्ढे हैं, ठीक है, उनकी वजह से, उन शेप की वजह से द कास्ट शेडो ऑन द मून, तो उस शेडो बनता है मून के सरफेस पर, ठीक है। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व द शेडोज, तो आप फुल मून के समय इन शेडो को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब हम लोग स्टीरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त तारा, ठीक है, ग्रह, तारा में आपका सूर्य हो गया, ठीक है। ग्रह में जो 8 ग्रह आप पढ़े थे, और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो केवल आपका ही ग्रह नहीं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तारा, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। इन पिंड को क्या बोला जाता है? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, जो एस्टेरॉइड्स हैं, वे मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षा में के बीच में पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों का ही एक भाग होते थे, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद यह ग्रहों से टूटकर अलग हो गया। तो वही क्षुद्र ग्रह के बारे में बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में एस्टेरॉइड्स बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also moves around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. तो जो एस्टेरॉइड्स है, आप इसको जो एस्टेरॉइड्स है ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा, मार्स और जुपिटर के बीच में ही ये पाया जाता है। Scientists are the view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. अब मीटियोरॉइड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हिंदी हम लोग देखते हैं। उल्कापिंड, जिसको इंग्लिश में मीटियोरॉइड्स बोला जाता है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, ठीक है। और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। और एक उल्कापिंड कभी कभी हमारे पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि हमें लगता है कि ये मतलब पृथ्वी पर गिर सकता है, और इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने का ही होता है। और इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, ठीक है। इसके फलस्वरूप वायु में घर्षण के कारण और जलने के फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, और ठीक है। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, ठीक है, और जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यहाँ लाखों तारों का समूह है, ठीक है। और यह पट्टी क्या कहलाता है? तो आकाश गंगा कहलाता है, जिसको आप मिल्की वे भी बोल सकते हैं। जो आकाश गंगा है, हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। जो हमारा सौर मंडल है, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा, ये आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से किया गया है, ठीक है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा, ठीक है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, ठीक है। जो आकाश गंगा के बारे में यहाँ जो आकाश गंगा है इसके बारे में बोला जा रहा है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है, ठीक है। करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि आकाश गंगा कैसे बन रहा है, ठीक है। और आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण कर रहा है। तो आकाश गंगा कैसे बन रहा है? तो करोड़ों तारों, ठीक है, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है, जिसको हम लोग आकाश गंगा बोल रहे हैं, ठीक है। और ये आकाश गंगाएं मिलकर, ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। तो इंग्लिश में यही दिया गया है मीटियोरॉइड्स के बारे में। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। तो यही बोल रहा है जो स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स का एक छोटा सा टुकड़ा
विच मूव्स अराउंड द सन, जो सन के चारों ओर घूमता है उसे मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। समटाइम्स देज मीटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ, कभी कभी जो मीटियोरॉइड्स होता है वे हमारे अर्थ के काफ़ी नियर होता है। एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विथ द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और जब इन हमारे पृथ्वी के नज़दीक होता है तो क्या होता है कि हवा से घर्षण के कारण, ठीक है, घर्षण के कारण और जिससे हीट उत्पन्न होता है और ये जल जाते हैं, ठीक है। इट काउजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट, समटाइम इज ए मीटियोर विदाउट बीइंग ए कम्प्लीटली बर्न फॉल्स इट ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हैलो। कभी कभी क्या होता है, जो ये मीटियोर है, ठीक है, विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न, पूरा कम्प्लीटली जले हुए बिना ये हमारे पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे हैलो क्रिएट्स करते हैं, ठीक है। डू यू सी a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. That band is the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of the galaxy. तो जो हमारा सोलर सिस्टम है एक गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. तो एंशियंट टाइम में इंडिया में जो गैलेक्सी है उसको क्या कहा जाता था? तो इट वाज इमेजिनेड, ऐसे प्रतीत किया जाता था, ठीक है। इट वाज इमेजिनेड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, ठीक है। रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई गैलेक्सी के बारे में कहा जाता था, ठीक है। दस इट वाज नेमेड आकाश गंगा, ठीक है। अ गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। तो क्या होता है, जो गैलेक्सी है ये ह्यूज सिस्टम्स ऑफ बिलियन ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट। तो गैलेक्सी है एक बिलियन ऑफ स्टार्स, बिलियनों की संख्या में स्टार्स, क्लाउड्स, ठीक है, डस्ट, इस सब को एक गैलेक्सी बोला जाता है, ठीक है। और दे आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, और ए मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। ए मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स का निर्माण होता है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belonging to this universe. तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और आप यदि चाहे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने तैयार किया है। हालांकि ये क्लास 6 के पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप चाहें तो उसमें का जाकर आप केवल एक चैप्टर वाइज उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रखा गया है। तो आप चाहे तो केवल उसमें का एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं और आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया और इन बातों को आप कितना समझ सके, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला जो क्लास है, ठीक है, जो वीडियोज है उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, ठीक है, जिसको क्लिक कर आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में।